की रक्षा वो कर सकता है जिसका भगवान ओम है और ओम के सिवाय वो किसी और को भगवान नहीं मानता है। इस राष्ट्र की रक्षा वो कर सकता है जिसका केवल एक धर्म ग्रंथ है वेद। इस राष्ट्र की रक्षा वो कर सकता है जिसकी केवल एक उपासना पद्धति है अष्टांग योग। इस राष्ट्र की रक्षा वो कर सकता है जिसकी केवल एक जाति है मनुष्य। इस राष्ट्र की रक्षा वो कर सकता है जो ऐक्य के सूत्र में बंधा है, और वो है केवल आर्य। वो कौन है बोलो? आर्य है। इसलिए बंधुओं, इन हिंदुओं में शिक्षा का प्रचार करना होगा, प्रसार करना होगा कि हम अनेकता में बटे न रहें, हमें एक सूत्र में बंधना होगा। हमारी ईश्वर के संबंध में एक धारणा होगी, हमारी देव अवधारणा एक होगी, हमारी पूजा पद्धति एक होगी, हमारी उपासना पद्धति एक होगी, हमारा धर्म ग्रंथ एक होगा, हमारी जाति एक होगी। हम ऐक्य के सूत्र में बंधेंगे। जिनकी भाषा एक न हो, भाव एक न हो, ईश्वर एक न हो, जिनकी जाति एक न हो, जिनके धर्म ग्रंथ एक न हो, उपासना पद्धति एक न हो, उन्हें संसार में कोई नहीं बचा सकता। इसलिए यदि रक्षा चाहते हो तो आओ मिलकर शिक्षा के प्रकल्पों को अपने हाथ में उठाएं और इस समूचे समाज को शिक्षित करने का प्रयास करें। ये बेटी बैठी है सामने, मान लो ये मेरी बेटी है। अगर मैंने अपनी इस बिटिया को शिक्षित नहीं किया तो ये बताओ कल इस बिटिया पर संकट आ सकता है कि नहीं? हाँ या ना बोलो, आ सकता है कि नहीं आ सकता? अगर मैंने अपने बच्चे को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं किया है तो राष्ट्र संकट आ सकता है कि नहीं? इस पर विचार करो। एक छोटी सी चीज बताता हूं। गाय देखी है तुमने? कभी कभी देखी होगी, अब तो खत्म हो गई। फिर भी गाय है कि नहीं है? गाय दूध देती है, बहुत उदार पशु है, मीठा पशु है। गाय के सिर पर 2 सींग होते हैं, देखे हैं? कितना दूध देती है गाय इन सींगों से? दूध नहीं देती। सींग से दूध नहीं देती गाय। फिर क्या करती है? सींग प्रकृति ने गाय को किस लिए दिए हैं? बोलो किस लिए दिए हैं? रक्षा के लिए दिए हैं। ये समझो कि रक्षा के लिए दिए हैं। चींटी देखा, छोटा सा जंतु, उस पर दबाव पड़ते क्या करता है? काट लेता है, काट खाता है। ये जो इसे दंश दिया है ये प्रकृति ने दिया है। किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? इसका अर्थ है रक्षा हमारा प्राकृतिक अधिकार है। रक्षा क्या है बोलो? हमारा प्राकृतिक अधिकार है। अब जो मेरी बेटी है उसके सिर पर सींग है क्या? बोलो, सींग नहीं है और दंश भी नहीं है उसके पास। अगर इस पर विपत्ति आए तो यह अपनी रक्षा कैसे करेगी? कैसे करेगी रक्षा? कन्या अपनी रक्षा कर पाएगी? अबला अपनी रक्षा कर पाएगी? इसलिए बंधुओं, अपने बालकों को शिक्षित करो कि ये अपनी रक्षा के लिए तैयार हो, ये कन्याएं अपनी रक्षा के लिए तैयार हो। जिस दिन मेरी बेटी दिल्ली गई और उसने दिल्ली जाने की ठानी कि मैं दिल्ली जाऊंगी, उस दिन मैं डर गया। घर से बाहर जाएगी, बचेगी कि नहीं बचेगी? झट से खरीद के एक 30-35 हज़ार की भवानी लेकर आया। भवानी समझते हो ना? वो कैमरा चल रहा है, ठीक नहीं है बोलना, समझ रहे हो ना? भवानी समझते हो? हैं? भवानी लेके आया और उसके बैग में भवानी रख दी। घर के लोग कांप गए, ये क्या कर रहा है? लड़की ने कुछ कर दिया तो पुलिस पकड़ लेगी। मैंने कहा अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरे पास 100 वकील हैं, खड़े कर दूंगा, छुड़ा लूंगा। लेकिन अगर विपत्ति ने पकड़ लिया तो मैं मेरी बच्ची को कैसे बचाऊंगा? और मैंने उसे कहा कि बेटा इसे लेकर जा और पहले चला देना, बाद में पिता को फोन करना कि पिता कर दिया काम एक का, बाद में फोन करना। हम अपने बच्चों को शिक्षित ही नहीं करते, मजबूत नहीं करते। हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? हम अपने बच्चों को डांसर बना रहे हैं। ये क्या करते हैं? नाचते हैं। यहाँ का तो मुझे पता नहीं, मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ हरियाणवी बोली जाती है और वहाँ गीत बजता है बारात में। यहाँ नाचते हैं बारात में, बाजा बजता है। हमारे यहाँ लड़के नाचते हैं, हट जा ताऊ पाछे ने नाचण दे जी भर के, मतलब ताऊ पीछे हट जा, मुझे जी भर कर नाच लेने दे। हम अपने बच्चों को डांसर बना रहे हैं। डांसर, डांसर को हिंदी में क्या कहते हैं? भांड। क्या कहते हैं डांसर को हिंदी में? बोलो बच्चों, भांड कहते हैं। और फिर अपने बच्चों को कंपटीशन में भेजते हैं। वो जिले पर कंपटीशन लड़ने जाता है और जब जिले पर वो डांस का कंपटीशन जीत के वापस आता है तो हम बड़े खुश होते हैं। जीतकर पड़ोसियों को बताने जाते हैं मेरा बच्चा खेलने गया था। कहाँ गया था? बोले ऑल डिस्ट्रिक्ट डांस कंपटीशन में गया था। इसकी हिंदी करो क्या बनता है? अखिल जनपदीय भांड प्रतियोगिता। और मेरा बालक आज जिले का सबसे बढ़िया भांड हो गया। इससे बड़ा भांड इस जिले में एक भी नहीं है। फिर ये स्टेट पे जाता है, वहां जीत के आता है, फिर नेशनल पे जीत के आता है और फिर कहते हैं आज देश में मेरे बालक जैसा एक भी भांड नहीं बचा, सबसे बढ़िया भांड मेरे घर में है।
कमाल की बात है, महाराणा प्रताप की संतान, छत्रपति शिवाजी महाराज की संतान, सुभाष चंद्र बोस की संतान आज भांड बन गई। हम अपने बच्चों को भांड बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को वीर नहीं बनाते, उन्हें वीरता की शिक्षा नहीं देते। आज जो शिक्षा आर्य समाज के हाथ में होनी चाहिए थी, आज उसे वामपंथी चला रहे हैं। देश में अभी NEP 2020 लागू हुआ है, इसमें आर्य समाज की हिस्सेदारी कितनी है? कितनी हिस्सेदारी है? NEP 2020 आपको अपने भीतर घुसने का मार्ग देता है, लेकिन हमने घुसने का कोई यत्न किया कि हम शिक्षा के भीतर घुसकर इस शिक्षा में परिवर्तन ला सकें? कुछ नहीं, न किया न कर रहे हैं। मैं एक शिक्षा प्रकल्प पर काम कर रहा हूं, एक पॉलिसी पर काम कर रहा हूं, इंडिजिनस एजुकेशन पॉलिसी, स्वदेशी शिक्षा नीति। और इसी स्वदेशी शिक्षा नीति के अंतर्गत 2 प्रकल्पों पर काम कर रहा हूं, एक तो शास्त्रकुलम और एक उपनिषद विद्यालय। उपनिषद विद्यालय जैसा इन बच्चों का विद्यालय है, ऐसे विद्यालय हम पूरे देश में 1000 उपनिषद विद्यालयों की श्रृंखला पर काम करना चाह रहे हैं। और इन विद्यालयों में हम जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाएंगे, वहीं उसके साथ शास्त्र भी बच्चों को पढ़ाएंगे। पूरा शास्त्र बालक जानेगा मेरा धर्म क्या है, मेरा ईश्वर क्या है, मेरी मान्यता क्या है, मेरी परंपराएं क्या है, मेरा दर्शन क्या है, वो उसे अच्छे से जानेगा। आज इनसे पूछो, ये 4 दर्शनों के नाम नहीं बता सकते, ये 2 उपनिषद के नाम नहीं बता सकते, ये वेद के नाम नहीं बता सकते, ये सांख्य दर्शन में वे दर्शन की मान्यताएं क्या हैं ये नहीं बता सकते। इनका जीवन खाली जा रहा है tan θ = sin θ upon cos θ, cot θ = cos θ upon sin θ, E = mc², F = -f। इनसे पूछ लो बेटा tan θ किसकी मां है, इन्हें नहीं पता है। इन्हें नहीं पता है cos θ किसका बाप है और cot θ किसका दादा लगता है, इन्हें कुछ पता नहीं है। ये जो पढ़ रहे हैं उस एकेडमिक एजुकेशन को भी खाली रट्टा मार रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। इनसे पूछो ये जीवन में किस जगह काम आता है, इन्हें कुछ पता नहीं। यही एकेडमिक एजुकेशन की सच्चाई है। हमने बच्चों को लाइफ एजुकेशन दी ही नहीं कि ये एकेडमिक एजुकेशन लाइफ में किस तरह काम आएगी। इन उपनिषद विद्यालयों के माध्यम से हम बालकों को लाइफ एजुकेशन देने का यत्न करेंगे, एकेडमिक एजुकेशन साथ में देंगे, एक्सीलेंस पैदा करेंगे एकेडमिक एजुकेशन में भी, लेकिन लाइफ एजुकेशन के साथ। दूसरा, जो लोग घरों में बैठे हैं आपके जैसे बड़े, आप कैसे पढ़ोगे? आपके पास तो विद्यालय नहीं है, आप तो विद्यालय में पढ़ने नहीं जा सकते बैग लटका कर, तो क्या करोगे? तो आपके लिए हम लोगों ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया है, इसका नाम है शास्त्रकुलम। शास्त्रकुलम के माध्यम से हम ऑनलाइन एजुकेशन पर काम कर रहे हैं। इसमें हम 3.5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के व्यक्ति तक को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। पूरा शास्त्र, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, सब कुछ, गृह सूत्र, जितने भी हैं सब कुछ पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और इसके अलग अलग विभिन्न कोर्सेज के माध्यम से हम आपके बीच में इस काम को कर रहे हैं। अभी एक कक्षा हमने लॉन्च की है बोधिका के नाम से। ये 6 साल के बच्चे से लेकर 12 साल तक के बच्चों के लिए है। पहली कक्षा बोधिका हमने 6 महीने की लॉन्च की है। केवल शनिवार और रविवार को इसकी कक्षाएं चलेंगी ऑनलाइन। लेकिन ऐसे ही प्रकल्प पर मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे प्रकल्पों पर आप भी काम कर सकते हो। बोलो, हमें एजुकेशन को अपने हाथ में लेना चाहिए कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, लेना चाहिए कि नहीं? अच्छा, अब एक बात बता दो, अकेले एजुकेशन को हाथ में लेने से पूरा देश हाथ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बच्चे जिस मानसिकता के होंगे उसी मानसिकता से चीजें तैयार होंगी। याद रखो, इस देश में मुसलमानों ने जब शासन किया तो सबसे पहले उन्होंने इस देश के गुरुकुलों को नष्ट किया था कि नहीं? नालंदा में आग लगी थी, विक्रमशिला जला था, उदयंतपुरी, पुष्पगिरी, वल्लभी, अयोध्या, काशी, प्रयाग, ये सारे विश्वविद्यालय जलाकर राख किए थे उन्होंने। और उन्होंने अपनी एजुकेशन इस देश में स्थापित की, मदरसा एजुकेशन। अब मेरी ओर ध्यान देकर ईमानदारी से एक प्रश्न का उत्तर दो मेरे। उन्होंने गुरुकुल नष्ट कर दिए और मदरसा खड़े कर दिए। आज इस देश के चप्पे चप्पे पर मदरसा है या नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? और गुरुकुल? उसके बाद आए ईसाइयों ने इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की 1835 में, और 1835 में इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करके इस देश में स्कूलों की चेन खड़ी कर दी। आज पूरे देश में स्कूल हैं, ये बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। गुरुकुल कहां है? जिन्हें मुसलमानों को अपना शासन स्थापित करना था उन्होंने अपनी एजुकेशन स्थापित की, ईसाइयों को स्थापित करना था उन्हें अपनी एजुकेशन स्थापित की। और बंधुओं, कांग्रेस ने भी जब इस देश में अपने चरण बढ़ाए तो कांग्रेस सेवा दल के नाम से उनका एक सामाजिक संगठन चलता था, जिसने इस देश में गांव-गांव में जाकर स्कूल खोले। वही स्कूल आज इस देश की प्राइमरी एजुकेशन की रीढ़ है। उन्होंने भी जब इस देश में सत्ता स्थापित की तो सत्ता इसी एजुकेशन के बल पर स्थापित की। अगर तुम्हें इस देश में फिर से चाहते हो कि ऋषि मुनियों का शासन लौटे, ऋषि मुनियों की सत्ता लौटे और वो पूरी व्यवस्था हो, तो उसके लिए तुम्हें एजुकेशन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। बोलो, लेना चाहिए कि नहीं? बोलो, लेना चाहिए कि नहीं? मैं काम कर रहा हूं, मुझे बहुत जरूरत है।
बहुत सारे बुद्धिमान लोगों की ज़रूरत है, बहुत सारे इंटेलेक्ट की ज़रूरत है, बहुत सारी बुद्धि की ज़रूरत है। आओ सहयोग करो। आप में जो अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, उन सब से आग्रह करता हूं कि आओ इस एजुकेशन के अभियान के साथ जुड़ो और मिलकर इस देश की परिपाटी को बदलें। हमें ढेर सारे फंड्स की ज़रूरत है, हमें सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी इस देश में इस एजुकेशन स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए और सरकारी एजुकेशन स्ट्रक्चर को टक्कर देने के लिए। इसके लिए ज़रूरत होगी। आओ मिलकर काम करें कि इस देश की काया बदल दें। वेद मंदिर का जो कार्यक्रम आपके बीच में इस समय चल रहा है, ईमानदारी से बताओ, ये जो 3 दिन से 4 दिन से कार्यक्रम आपके बीच में चल रहा है, इसमें तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, यहां आते तुम और हम बैठ के घंटी बजाते। घंटी देखी है कि नहीं? घंटी बजाते हैं, ऐसे ऐसे घंटी बजाते हैं। घंटी होती है चिढ़ाना। सामने विग्रह रख लिया जिसकी पूजा करते हैं, भगवान की मूर्ति, और फिर उसे चिढ़ाते हैं। इतना सारा खाना सामने रखेंगे और खाना सामने रख के उस पर छींटे देंगे। बोले ले, इतना सा छींटे देते हैं यूं हाथ से, और फिर घंटी बजाते हैं। घंटी कैसे बजाते हैं? घंटी में ऊपर एक कीला होता है, उसे यूं पकड़ते हैं, नीचे कटोरी होती है जिसमें हथौड़ी लटकती है, और जब उसे हिलाते हैं तो वो हथौड़ी कटोरी के किनारों पर लगती है और घंटी बजती है। देखा? और ये अंगूठा यहाँ खड़ा रहता है। तो उसके सामने इतना सा छींटा देकर कहते हैं, देख तेरे सामने बैठ के सारा खाऊंगा और तू ठेंगा ले ले। ऐसे बजा तू ठेंगा ले ले। यहाँ भी यही काम किया जाता तो सोचो तुम कितना कुछ सीख पाते, कितना कुछ सीख पाते। ज़रूरी है कि तुम अपने इतिहास पर दृष्टि रखो। ये वेद मंदिर में आओगे, यहाँ कम्युनिटी डेवलप होगी, तुम लोग खड़े होगे, इकट्ठा जुड़ोगे, तो ज़रूर हम समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। जो जुड़ ही नहीं सकते वो क्या कर पाएंगे? जिन लोगों ने हमारे खिलाफ काम किया वो इकट्ठा जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? इसलिए वेद मंदिर के प्रत्येक कार्यक्रम में आना शुरू करो। यहाँ हवन कौन से दिन होता है? शनिवार। प्रति शनिवार यहाँ हवन होता है। यहाँ से प्रतिष्ठा लेकर जाओ कि तुम्हें प्रति शनिवार हवन में आना ही आना है। बोलो, आना चाहिए कि नहीं? माताएं बोलो। बोल नहीं रही, आवाज़ चली गई इनके गले से। बोलो, आना चाहिए कि नहीं? और हवन में खाली हाथ नहीं आते। हवन में 2 चीज़ें लेकर आते हैं साथ में। एक तो 3 समिधाएं। हवन में क्या लेकर जाना चाहिए? बोलो, 3 समिधाएं, लकड़ियाँ, आम की लकड़ियाँ 3 समिधाएं लेकर जाओ, और 1 चम्मच घी। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए हवन में। 1 चम्मच घी और 3 समिधाएं लेकर प्रति शनिवार में यहाँ आओ, और तुम जो ये 4 दिन में मिला है, ये 365 दिन में पाओगे। हर दिन नया विषय। तुम जानोगे कि इस संसार को कैसे गति दी जाती है और संसार कैसे काम करता है। बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना। आप सबको बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। 4 दिन से आपके बीच में हूँ। जब मेरे पास पंकज का फ़ोन आया, यहाँ से मेरे पास कोई फ़ोन नहीं गया, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। प्रतीश जी की बात पंकज से हुई होगी। पंकज बहुत अच्छा लड़का है, गुरुकुल कांगड़ी में पीएचडी कर रहा है, पीएचडी स्कॉलर है। पंकज से मेरी बात हुई तो पंकज ने कहा कि आचार्य जी तेलंगाना जाना है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने कहा, अरे आचार्य जी मैं कह रहा हूँ चले जाओ। उसका मुझ पर थोड़ा दबाव है तो वो जिद ज़बरदस्ती से कह देता है, क्या आपको जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा लेकिन आपको कार्यक्रम निरस्त करके भी जाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, चला जाता हूँ। तो मैंने सोचा पता नहीं तेलंगाना कितनी खतरनाक जगह होगी, है ना। उत्तर भारत में बैठ के सुनते हैं तो न जाने कैसी जगह होगी। तो मैंने कहा तुम उनसे ये कहना कि मेरे आने जाने का प्रबंध ठीक कर दें, बाकी की चिंता ना करें, मुझे दान दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना काम चल जाए। तो पंकज ने मुझसे कहा कि आचार्य जी आप एक बार चले तो जाओ, फ़ोन मैं नहीं आप करोगे मुझे। और ये मैं निश्चयपूर्वक कह के जा रहा हूँ, 4 दिन से आपके बीच में रह रहा हूँ, आपका आतिथ्य मैंने देखा है, आप लोगों की भावनाएं मैंने देखी हैं। मैं प्रणाम करता हूँ इतनी पवित्र भावनाओं को, मैं प्रणाम करता हूँ। इतना बढ़िया आतिथ्य मुझे पूरे देश में कहीं नहीं मिला जैसा आपके यहाँ मिला। ऐसे जैसे घर के परिवार के लोग रहते हैं ऐसे आप लोगों ने रखा। इस सब के लिए आपको भूरिशः धन्यवाद। परमात्मा आपकी ये भावनाएं हमेशा ऐसी बनाए रखे, आप लोगों को ऐसा ही पवित्र बनाए रखे। एक एक माँ जो मुझसे मिली, एक एक बंधु जो मुझसे मिले, उन सब से मिलकर प्रेम उत्पन्न हुआ। मैं बार बार तेलंगाना आना चाहता हूँ, मैं हर बार तेलंगाना आना चाहता हूँ, मैं जितनी बार हो उतनी बार आना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज 3 दिन से लगातार